जेन ऑस्टन की हम बात कर रहे थे, इसके बारे में आपको बता रहा था कि ये ड्राइंग रूम जिस तरह नॉवलिस्ट होता है, जो कि बड़ा पोलाइट वे में लोगों के जो बिहेवियर है उस पर कमेंट कर रही है, एटीट्यूड्स पे कमेंट कर रही है, अपर क्लास और जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर कमेंट कर रही है, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर कमेंट कर रही है। आप सब ने इसका यकीनन प्राइड एंड प्रेजुडिस तो पढ़ा ही होगा, एक नॉवल तो इसका सब ने पढ़ा होगा, कईयों ने दो भी पढ़े होंगे। तो इन सब नॉवेल्स के अंदर आपको एक दो चीजें जो नजर आती हैं वो क्या है, कि इसकी एक आपको नजर आएगा कि ये बहुत ही कम थीम्स के ऊपर इसने अब काम किया, बल्कि अगर देखा जाए तो एक ही थीम है, और लव एंड मैरिज या ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ठीक है, इसके अलावा इसका कोई और थीम नहीं है। और उसने अपने लेटर्स में लिखा था कि मैं खुद जो काम करती हूँ, 2-3 फैमिलीज इन अ कंट्री विलेज एंड दैट्स इट। सिर्फ 3-4 फैमिलीज के ऊपर वो अपना काम करती है, और 3-4 फैमिलीज के अंदर ही, अगर आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस आपको पता है, तो उसमें एक बिंगले है की जो फैमिली है, उसके बाद एक डार्सी की फैमिली है, और मिस्टर कॉलिंस है, और थोड़ा बहुत यानी कि बेनेट फैमिली के अलावा ये फैमिलीज हैं, और उसके अलावा एक इसकी फ्रेंड है शार्लट, जिसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है। और कॉलिंस की फैमिली तो नहीं है, कॉलिंस अकेला बंदा है, और फिर डार्सी की जो फैमिली है उसके अंदर वो जो मैडम और ये सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। अच्छा, अब ये करती क्या है? करती ये है कि सिर्फ उन लोगों के रिलेशनशिप्स जिस तरह वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस सोसाइटी के अंदर उस ज़माने में, जिस तरह लोग रख रखाव को सामने रखते हुए, और अपर क्लास अपने आप को लोअर क्लास से अलग रखते हुए जिस तरह बिहेव कर रही है, वो सारा कुछ नहीं किया। उसके अलावा उनकी जो ओपिनियंस हैं, अपर क्लास की जो ओपिनियंस हैं लोअर क्लास के बारे में, और लोअर क्लास की जो ओपिनियंस हैं अपर क्लास के बारे में, उनके बारे में वो लेके आ रही अपने ओपिनियंस, और जो वो उसने ऑब्जर्व किया वो लिखती है। और इसने अपने वर्क के बारे में खुद ही ये भी कहा था कि लिटिल बिट ऑफ आइवरी ऑन विच आई वर्क, यानी कि मैं सिर्फ थोड़ा सा मुझे अगर आइवरी का आप एक पीस दे दें तो मैं उसके ऊपर एक काम करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लें कि ये राइटर भी किसी स्मॉल स्कोप की राइटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी राइटिंग के अंदर डेप्थ है। और वो डेप्थ किस सेंस में है कि ह्यूमन राउंड कैरेक्टर्स क्रिएट करती है, ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा सा देखती है, और उस वक्त के जो हालात हैं उनके ऊपर अगरचे डायरेक्ट डिबेट नहीं करती, जो पॉलिटिकल डिबेट है वो सब कुछ नहीं करती, लेकिन उनके जो इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं हमें सोसाइटी पे, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमें वो दिखाती है। उसकी वजह क्या है कि उसकी ऑब्जर्वेशन क्यों इतनी आप कह सकते हैं कि उस वक्त की पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, जो रेवोल्यूशन का सिनेरियो था, उसके ऊपर क्यों नहीं गई उसकी ओपिनियन। उसकी वजह ये है कि वो एक स्मॉल कंट्री हाउस में रहती है, एक बड़ी दूर जगह पे रहती है, जहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ये जो वीकली न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं कभी कभार, वो उसकी कम्युनिकेशन है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ। कोई उसके पास सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ नहीं है। तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्जर्व ना करे, और जो बाहर कहीं जाके फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रही है और जो वर्ड्सवर्थ को और इन सब की जो आइडियलिज्म वाली जिंदगी है वो उसकी तरफ चले जाए, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। तो ये चीज़ अगर आप देखते हैं, उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी को देखते हैं, या उसके जो सारा सेटिंग को देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, तो हमें ये बात समझ आती है कि भाई वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, और अपनी जो लिमिटेड जेट डीप सेटिंग के अंदर बहुत अच्छा काम किया उसने। और इसने किया है एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जो मैंने अभी आपको बताया कि गॉथिक नॉवल उस वक्त चल रहा है, लेकिन शी गोज अगेंस्ट दैट गॉथिक ट्रेंड और कम्स अप विद अ न्यू सॉर्ट ऑफ नॉवल। और जिसके अंदर इसने क्या किया है कि जो भी हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन कैरेक्टर्स को बताया, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बता रही है, सेटायर भी कर रही है, पोलाइट सेटायर है, मॉरल भी है, इसके अंदर मॉरल वैल्यूज को भी इस्टेब्लिश कर रही है, और कहीं कहीं डायडेक्टिक भी है, ठीक है, यानी कि हमें नासेहाना लगती है। और अगर आप सिर्फ प्राइड एंड प्रेजुडिस को ही देख लें तो उसके अंदर एलिजबेथ के कैरेक्टर से, और मिसेस बेनेट का कैरेक्टर, और लिडिया, और ये सारे जो उसके कैरेक्टर्स हैं, उनको अगर आप देखते हैं तो आपको ये बात ऑब्वियसली नजर आती है कि वो अपने दौर के जो मटेरियलिस्टिक ट्रेंड्स, यानी कि जो 18th सेंचुरी के मटेरियलिस्टिक ट्रेंड्स हैं, ये उनके खिलाफ ही लिख रही है, ठीक है, नियो क्लासिकल एज के ट्रेंड्स हैं,
जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के ट्रेंड्स हैं उनके ये खिलाफ ही लिख रही है और उनको रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। जिस तरह बिंगले सिस्टर्स का जो बिहेवियर है उसको रिजेक्ट कर रही है ये, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इस ज़माने में वॉर भी हो रही है और इस ज़माने में और कई इस तरह के चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके किसी नॉवल में नज़र नहीं आता। सिर्फ आपको ये नज़र आएगा ना तो ये नॉर्थैंगर एबी इसका एक नॉवल है, उसके अंदर आपको नज़र आएगा। 6 नॉवेल्स इसने तकरीबन लिखे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका फर्स्ट नॉवल जो है वो कौन-सा है? फर्स्ट नॉवल जो पब्लिश हुआ है वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, ठीक है? जेन ऑस्टन का जो फर्स्ट नॉवल पब्लिश हो रहा है वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है। अच्छा, इसकी जो पब्लिकेशन वाली बात है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि ये पब्लिकेशन के एतबार से ये पहला है, पब्लिश्ड इन 1811। जो पहला नॉवल इसने लिखा था वो तो इसने 1790s के अंदर इसने लिख लिया हुआ था, ठीक है। और उस वक़्त रेडिकलिज्म और ये सारा कुछ चल रहा था। तो वो जो इसने नॉवल लिखे थे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी और प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसको आप के नाम से जानते हैं, जिसका नाम पहला नाम फर्स्ट इंप्रेशंस था, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 95 97 के अराउंड ये लिखे गए हैं, ठीक है, इन्हीं के पहले लिखे गए हैं। और बहुत ही फेल्ड अटैम्प्ट्स के बाद बड़ी देर बाद जो पब्लिशर्स थे वो राजी हुए कि हम इसको पब्लिश कर लेंगे। वजह क्या है कि उस वक्त गॉथिक किस्म के नॉवल लिखे जा रहे हैं, तो वो तो चलो अलाउ कर दिए उन्होंने, एन रैडक्लिफ और ये बाकी खवातीन को तो चले वो तो लिख रही हैं, लेकिन किसी खातून से इस तरह के मॉरलिस्टिक लेसन्स लेना ये कोई तैयार नहीं था उस जमाने में। तो उसने कहा भाई नहीं, पब्लिशर को तैयार नहीं था, क्योंकि पब्लिशर को नुकसान होना था। उसका ये ख्याल था कि ऐसा होगा। अच्छा, उसके बाद नॉर्थैंगर एबी कहा जाता है कि ये इसका फर्स्ट नॉवल है जिसको नॉर्थैंगर एबी, ये इसका फर्स्ट नॉवल है जो कंप्लीट हुआ, ठीक है, कंप्लीट हुआ। और कंप्लीट ये हुआ था अराउंड वही लेट 90s में, 1798 99 उस दौर में ये हुआ। और ये इसने पब्लिशर को बेच दिया, ठीक है। और ये पब्लिशर उसने पब्लिश ही नहीं किया, ये पब्लिशर को उसने सेल आउट कर दिया ये नॉवल, लेकिन पब्लिशर ने पब्लिश ही नहीं किया और वैसे ही पड़ा रहा। और कब ये इसने पब्लिश किया? परसुएशन के साथ, जहाँ परसुएशन थी। परसुएशन एक नॉवल का नाम है इसके, परसुएशन। और ये नॉवल इसकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है 1818 में, ठीक है। और यानी कि उसके अपनी ज़िंदगी में ये बेचारी को जो उसके रॉयल्टी थी और ये सारा कुछ जो फ़ायदा था वो उसको नहीं मिल रहा था, ठीक है। और नॉर्थैंगर एबी इस लिहाज से भी बड़ा मज़ेदार है कि इसने वो जो गॉथिक नॉवल का ट्रेंड चल रहा था उसके खिलाफ लिखा है, ठीक है। उस यानी कि ट्रेंड को सटायर किया, जिस तरह की सटायर ये करती है। और वो मैंने आपको बता दिया है कि गॉथिक नॉवल जो है वो क्या होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन चाहेंगे तो मैं आपको जो है ना वो दे दूंगा कि क्या इसकी डेफिनेशन थी। यानी कि इसकी एक लिटरेरी टर्म भी है ये गॉथिक नॉवल, तो उसको अगर आप थोड़ा सा ना देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये करती क्या है, अपने हर नॉवल के अंदर एक प्रोटैगनिस्ट इसकी हीरोइंस हैं। प्रोटैगनिस्ट इसके मेल नहीं है, हीरोइंस हैं और फीमेल हैं। और हर नॉवल के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्टैंड आउट कर रहा है। जिस तरह वो एलिजबेथ है किसके अंदर? प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर, ठीक है। ये आप मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आप इसके जितने 6 के 6 नॉवेल्स हैं, इन सब नॉवेल्स के जो है ना जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर्स ना भाई, जो उनके प्रोटैगनिस्ट हैं, जो फीमेल हीरोइंस हैं, उनके ऊपर आप ज़रा थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक इसका नॉवल है एमा, उसके अंदर एमा ही है जो उसकी प्रोटैगनिस्ट है। और एक एन इलियट है, परसुएशन में एन इलियट है, मैं आपको लिख ही देता हूँ जो मुझे याद है या पता है। और मैंसफील्ड पार्क में फैनी प्राइस है। प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर साथ साथ ये आप ना लिखते रहें, फैनी प्राइस, मैंने वो लिखा नहीं है, मैंसफील्ड पार्क, अब आप लिख लीजिएगा खुद ही। प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर कौन सी है? एलिजबेथ बेनेट।
ठीक है जी। बाकी आप देख लीजिएगा, कोई आपको एमा के अंदर एमा ही है, ठीक है, जो उसकी मेन कैरेक्टर है। और ये जो वही आज की जो एक पोस्ट से रिलेटेड जो ओपिनियंस होते हैं, तो उन ओपिनियंस के अंदर मेरा अपना एक इसके बारे में ओपिनियन है। ये एक लाइट वे में मैं बताता होता हूँ कि इसके अगर आपने सारे नॉवेल्स को अगर आपने समझना है, तो एक आसान जो है ना फ़िक्रे से एक चीज़ से समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे एक्ट कर रही होती है जैसे रिश्ते करवाने वाली आंटी होती है। ठीक है? हर नॉवल के अंदर इसके कोई ना कोई इस तरह के मामलात ही चल रहे हैं। तो ये इसको समझने के लिए अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसका एक लिमिटेड है, इसके ऊपर हमने बात काफ़ी कर ली है। जेन ऑस्टन के ऊपर, लेकिन हम जो इसके प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इसके ऊपर हम दोबारा आएँगे जब हम कोर्स जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है? अगला जो राइटर है, वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट राइटर है, वो है सर वॉल्टर स्कॉट। अगर आपको यहाँ पे मेरी जो डिस्प्ले पिक्चर नज़र आ रही है, इसके पीछे आपको एक छोटा-सा एक मुजस्समा नज़र आ रहा है, ठीक है? ये सर वॉल्टर स्कॉट का मुजस्समा है, ठीक है? ये इसका टावर का नाम है सर वॉल्टर स्कॉट मेमोरियल। और ये जहाँ पे ये रहता था, उसके पास ही इन्होंने ये जो है ना जगह पे लगाया हुआ है, ठीक है? और ये याद रखना इसलिए आसान है कि ये यहाँ पे रहता था, क्योंकि उस जगह पे अब एक रेलवे स्टेशन है, और उस रेलवे स्टेशन का नाम ही उन्होंने इसके इलाके के नाम पे रेलवे स्टेशन, और बहुत बड़ा है, एडिनबरा का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो यही है, वेवरले। अच्छा, तो वॉल्टर स्कॉट की अगर हम बात करें, तो वॉल्टर स्कॉट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंग्लिश प्रोज में। है स्कॉटलैंड का, लेकिन इंग्लिश राइटर, ज़ाहिर बात है, इंग्लिश था, और स्कॉच में तो नहीं लिख रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है। और इसने बहुत ही ज़्यादा डोमेन है इसकी। एक तो नॉवल लिखे हैं, दूसरे इसने प्रोज वर्क्स भी लिखे हैं, ठीक है? और इसके नॉवेल्स के अंदर आपको क्या चीज़ें नज़र आएँगी? रेवोल्यूशन का सारा जो सिनेरियो है वो नज़र आएगा, रिबेलियन नज़र आएगी, सोशल चेंज जो हो रही है उस वक़्त वो नज़र आएगी आपको। और जो नेपोलियन की जो वॉर्स हो रही थी, नेपोलियनिक वॉर्स जिनको कहा जाता है, जो कि 1818 और 1814 के अराउंड इस दौर में चल रही थी। ये आपको पता है, हमने एक लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो एक डिक्टेटर बन गया, और उसके बाद फिर इनकी इंग्लैंड के साथ जंग होती रही। तो ये सारा इसका मामला है। अच्छा, इसके जो नॉवेल्स हैं, ये ऐसा प्रोलिफिक राइटर है कि इसने साल के अंदर, एक साल के अंदर 2-2 नॉवल भी लिखे हुए हैं। हुआ इसके साथ क्या था कि इसने ना एक पब्लिशिंग हाउस के अंदर एक अपने शेयर्स ले लिए, हाफ इसका पार्टनर बन गया, लेकिन इसने उसको पब्लिक नहीं किया, क्योंकि इसका ये ख्याल था, इसको एक टाइटल दिया गया, और इसका ये ख्याल था कि अगर मेरा मेरी डिग्निटी के खिलाफ होगा, अगर मैं अपने नाम के साथ आऊँगा, तो लोग, यानी कि इन्फ्लुएंस ना मैं उसे करूँ, बड़ा डिग्निफाइड एक आदमी है। हुआ ये कि उसके जो अकाउंट्स थे, जो सारा पब्लिशिंग हाउस के, वो मिसमैनेज हुए किसी तरीके से, और इनको लॉस हुआ, और इतना लॉस हुआ कि $1 मिलियन उस ज़माने में $1 मिलियन के कर्ज़ के नीचे डूब गया। क्रेडिटर्स जब आए अपना, यानी कि कर्ज़ लेने के लिए, तो ये इसने एक एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो इसके लिए है, इसके यानी कि एज़ अ पर्सन वॉल्टर स्कॉट इतना ये अपराइट आदमी था, या ऑनर वाला आदमी था। इसने ये कहा कि जो, क्योंकि मेरी कंपनी जो है उसमें मेरे हाफ शेयर्स थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने हाफ नहीं ली, इसने फुली ले ली, ठीक है? और इसने वो कंपनी के जो क्रेडिट्स थे, जो कि किसी तरह रिज़ॉल्व हो सकते थे लॉ के ज़रिए, बहुत कुछ उसका कई, यानी कि शिकें होती हैं लॉ में, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन इसने ये सोचा, ऐसे समझ लिया जिस तरह कि ये इसका पर्सनल लोन है, और उसके बाद इसने इरादा किया, इसने पहले तो अपना जो विला था इसका बहुत बड़ा, इसने वो कहा कि आप क्रेडिटर्स को कहा कि आप ले लें, लेकिन क्रेडिटर्स ने वो लेने से इनकार कर दिया। फिर इस बंदे ने नॉवेल्स लिखने शुरू किए, और इसने इतना काम किया, और एक इसने बुक लिखी थी, लाइफ ऑफ नेपोलियन। उसके ऊपर इसको तकरीबन इसने $500,000 अपनी ज़िंदगी में वापस कर दिए थे। $500,000 आसान नहीं है, $5 लाख आसान नहीं है इतना कमाना। और उस ज़माने में नोबेल की प्राइस कोई 2000 5000 नहीं है, ठीक है? उस ज़माने में नोबेल की प्राइस शायद $2 भी ना हो, $2 $4 हो शायद, ठीक है? या शायद पाउंड्स हो, 1 आधा पाउंड शायद उसकी किताब की वैल्यू हो उस ज़माने में। तो इसने इतने ज़्यादा इकट्ठे किए, और इसमें से जो $500,000 था, उसमें से आधे पैसे तो इसके लाइफ ऑफ नेपोलियन जो था इसमें से आए थे।
इतना यानी कि बड़ा। इसके नॉवेल्स को जो है ना कहा जाता है विवर्ले नॉवेल्स। जो इसने नॉवेल्स लिखे थे उनको विवर्ले, बहुत ज़्यादा नॉवल है, 24 के 25 इसके नॉवेल्स हैं, वेवरले नॉवेल्स। और ये आप याद रख किस तरह रख सकते हैं कि ये वेवरले रेलवे स्टेशन है और ये उसी के सामने मुजस्मा लगा हुआ है। और वहाँ पे इसके नॉवेल्स इसने लिखे हैं। अगर आप इसको देखें कि ये करता क्या है नॉवेल्स के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग राइटर है। कभी आपको मौका मिले आप इसके नॉवेल्स ज़रूर पढ़ें, कोई एक आधा नॉवल इसका ज़रूर पढ़ें, सर वॉल्टर स्कॉट का। इसने जो शुरू की जो सेंचुरीज थी, 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, उस ज़माने के जो लोग हैं, इसने उन सब को मॉडर्न वर्ल्ड में ला के प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एक इसका नॉवल अगर आप देखें, द टेलिस्मन, जो इसका नॉवल है वो इसने लिखा क्रूसेड्स के ऊपर। टेलिस्मन, ये इसका नॉवल क्रूसेड्स पे था जो 12th सेंचुरी में कहीं हो रही थी। ठीक है, उसके ऊपर इसने ये नॉवल लिखा। फिर रॉबिन हुड आपने सुना होगा, रॉब रॉय, इसने नॉवल लिखा एक, रॉब रॉय। इस नॉवल के अंदर ये आपको नजर आएगा रॉबिन हुड भी, और साथ आपको नजर आएगा किंग रिचर्ड द लायन हार्ट। ये उसका करेक्टर का नाम था, किंग रिचर्ड द लायन हार्ट। ये रॉबिन हुड के दौर में था। उसके बाद अगर आप एंग्लो सैक्सन या नॉर्मन और सैक्सन्स का जो क्लैश था उसको देखना हो तो आइवन हो में है। और इसके अलावा कई इसमें जो चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो इसके नॉवेल्स में नज़र आता है वो है स्कॉटिश लाइफ। जो लाइफ स्टाइल है स्कॉटलैंड का, वो सारा इसने, हाईलैंड्स का लाइफ स्टाइल है वो इसने सारा इनके अंदर इस्टेब्लिश किया। और अगर हम इसके ये देखें कि इसके कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं या इम्पोर्टेंस, किन चीज़ों के ऊपर इसके नावल को हम कह सकते हैं कि एक नया ट्रेंड लेके आया है, वो क्या है? नंबर वन, क्रिएटेड हिस्टोरिकल नॉवेल्स। ठीक है जी, हिस्टोरिकल नॉवेल्स एक तो ये इसका बहुत बड़ा काम है। दूसरा, उसके जो नॉवेल्स हैं इनके अंदर रेंज अब बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट है उनके अंदर और वाइड रेंज है, वास्ट स्केल है। ठीक है, वाइड रेंज नॉवेल्स यानी कि वाइड रेंज ऑफ एक्शन है। मैं ये लिखे जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। वाइड रेंज ऑफ एक्शन नॉवेल्स। और उसके बाद इसने, ये पहला नॉवलिस्ट है जिसने सीन्स आर एसेंशियल टू हिज नॉवल, एसेंशियल टू हिज नॉवेल्स। ठीक है, सीन की जो सेटिंग है यानी कि वो इसने बड़ी अच्छी दी है। और उसके बाद रिक्रिएट्स पास्ट, जिस तरह मैंने भी आपको बताया ना कि वो रॉबिन हुड और ये सारे लेके आ रहा है, रिक्रिएट्स द पास्ट। ठीक है जी, ये आपको इसके अंदर नज़र आएगा इसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर इसको विज़र्ड ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है, ये सही बात है, ये किसी ऐसे ही बात नहीं है। विज़र्ड ऑफ द नॉर्थ, फादर ऑफ द नॉर्थ नहीं है ये, विज़र्ड ऑफ द नॉर्थ है। ठीक है, और अगर आपको इसके बारे में मज़ीद पढ़ना हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो ये एक वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वॉल्टर स्कॉट की। और आप यहाँ से सॉरी, ऑफिशियल वेबसाइट तो पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन वॉल्टर स्कॉट के नाम से है। और बड़े एक अच्छे यानी कि इसके अंदर एक्यूरेट आपको चीज़ें मिलेंगी। और इनके अंदर आपको जो उसके अगर 24 नॉवेल्स के अगर आप नाम पढ़ना चाहें तो वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसकी पोएम्स के नाम पढ़ना चाहें वो आपको मिल सकता है। और इसने जो लाइफ ऑफ नेपोलियन और कुछ टेक्स्ट भी मौजूद होंगे। ठीक है, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो इसमें बहुत से आपको टेक्स्ट भी मिल जाएंगे, जो कि ई टेक्स्ट होते हैं, यानी कि पीडीएफ या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने के लिए। उसके बाद जो स्मॉल राइटर्स हैं, कुछ एक दो स्मॉल राइटर्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनके ऊपर हमें, वॉल्टर सैवेज एक राइटर है और बिल्कुल स्मॉल राइटर है, यानी कि स्मॉल स्कोप का राइटर है। और इसने एक 6 वॉल्यूम्स के अंदर इसने प्रोज वर्क लिखे थे। जो इसके प्रोज वर्क थे ना वो 6 वॉल्यूम्स में है। और 6 वॉल्यूम्स में उनका नाम है इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस। ये मैं इसका राइटर का नाम भी लिख देता हूँ, विलियम सैवेज लैंडोर। ये ऐसे ही बस एक कॉमन सा राइटर है, इसको आपने कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस,
ये इसके राइटर, ठीक है, वर्क है इसका। यहाँ पे अब हम जो जो है ना इसको रोमांटिक एज जो है, यहाँ पे रोमांटिक एज अब खत्म होती है। और ये इसमें आपने देखा होगा कि अब जो लिटरेचर का स्कोप है, जो स्टोरी है, वो बहुत ज़्यादा वाइडन होती जा रही है। और जब आप आएंगे विक्टोरियन एज, जो हमने कल इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, विक्टोरियन एज जब आप पढ़ेंगे तो ये स्टोरी इससे भी ज़्यादा वाइडन हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास अब कंसिडरेबल नंबर ऑफ एसेइस्ट हैं, कंसिडरेबल नंबर ऑफ पोएट्स हैं, और कंसिडरेबल नंबर ऑफ नॉवलिस्ट हैं, और ड्रामा भी चल रहा है। तो विक्टोरियन एज बड़ी एक इंटरेस्टिंग एज है। और आपको मैं इसकी डिटेल्स बदल बताऊंगा कल ही। आज जो हमारा काम है वो सिर्फ ये कि मैं इसका ओवरव्यू आपको एक दे देता हूँ, सिर्फ समरी आप कह लें, एज समरी जो रोमांटिक एरा की है। रोमांटिक एरा के अंदर सबसे जो पहली बात हमने पढ़ी थी वो क्या था कि इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल एज। ठीक हो गया। उसके बाद नेचर वाज फोकस्ड इंस्टेड ऑफ द ड्राइंग रूम्स, जो पहले ज़माने में हो रहा था, या जो अरिस्टोक्रेटिक लाइफ है वो नहीं है, कॉमन लाइफ इसका फोकस है। लैंग्वेज बिकम्स कॉलोकियल, यानी कि जो कॉमन मैन की लैंग्वेज है वो आ गई है। इमेजेस, सिंबल्स, नेचर, इमेजिनेशन, ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। द फोकस इज ऑन फीलिंग रादर देन ऑन जस्ट लिविंग लाइफ। ठीक है। जो चीज़ें जिंदगी गुजर रही है उसके ऊपर फोकस इतना नहीं है। फोकस किसके ऊपर है? फीलिंग्स के ऊपर, कि आप किस तरह फील कर रहे हैं इस लाइफ को जो जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्रिटिसिज्म आ गई है, और क्रिटिसिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स सेट हो रहे हैं जो हमने आज बात की। उसके बाद पोइट्री की जो फॉर्म्स हैं, इस ज़माने में बैलड्स भी लिखी जा रही हैं, सोनेट्स भी लिखे जा रहे हैं, ओड्स भी हैं, और लिरिक्स भी हैं। ठीक है। हर तरह की जो पोइट्री है वो इस ज़माने में हो रही है। और अगर आप इसको देखें कि इस ज़माने का जो एटीट्यूड एक है वो क्या है, वो सेंसिबिलिटी है, रेबिलियन है, और मेलैंकोलिक एक जो एलिमेंट है वो भी नज़र आ रहा है। और मेलैंकोलिक एलिमेंट क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि मैन का जो ताल्लुक था नेचर से और जो रियल लाइफ थी उससे उसका ताल्लुक ख़त्म होता जा रहा है, और मशीन्स की एक तरह से हुकूमत शुरू हो रही है। और इसी वजह से इसी रिवोल्ट के अंदर, इसी जो कर रहे थे, रेबल कर रहे थे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के खिलाफ, तो इसी वजह से लव ऑफ ब्यूटी जो है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है। मिस्टीरियस एलिमेंट आप जो लाइफ के अंदर है उसको ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। और एक बहुत ही जो ना वाइड स्पेक्ट्रम है इनका। ये सारी चीज़ें समराइज कर सकती हैं इस टाइम को। ठीक है। और पोएट्स जो हमने लिखे हैं, बड़े बड़े जो पोएट्स के नाम हैं वो आपको अब याद होंगे, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था लास्ट लेक्चर में, जो शेले ने एक एलर्जी लिखी थी कीट्स की डेथ पे। ठीक है। वो एलर्जी जो है उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। फिर उस दिन में मेरे ज़हन से ये स्किप हो गया था। आप में से किसी को अगर याद है तो वो ज़रा काइंडली बताइएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि शेले ने एक एलर्जी लिखी थी, और उस एलर्जी का नाम क्या है? किसी के ज़हन में है? हाँ, एडोनिस। वेरी गुड। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा एक और सवाल मेरे ज़हन में आया था, और वो क्या था कि कीट्स ने, जॉन कीट्स ने एंडीमियन एक पुराने शायर को डेडिकेट किया था, और वो पुराना शायर कौन सा था? वो चैटरटन था। ठीक है। और चैटरटन, आपको मैंने जब हम पढ़ रहे थे कि वो सिर्फ 18 साल का, पता नहीं 19 साल का, उसने सुसाइड कर ली थी। ठीक है। तो एंडेमियन जो है, इसकी डेडिकेशन ये भी आपको पता होना चाहिए। एंडीमियन, इसके स्पेलिंग पता नहीं, अब मैं गलत लिख रहा हूँ शायद। ये देख लीजिएगा। एंडेमियन वाज डेडिकेटेड टू चैटरटन। ठीक है। ये दो सवाल मेरे ज़हन में आए थे कि ये वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है। और लॉर्ड बायरन का ओरिजिनल जो नाम है वो भी पूछ सकता है। ठीक है। वो क्या है? जॉर्ज गॉर्डन। और शैले जो है, उसकी डेथ कैसे हुई थी? बाय ड्राउनिंग। ये भी आपसे जो है ना वो एक सवाल हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। दोबारा दोबारा मैं इनकी तरफ आ रहा हूँ।
उसके बाद हमारे जो मेजर नॉवलिस्ट थे वो भी आपको पता लग गया है, वॉल्टर स्कॉट और जेन ऑस्टन का हमने जिक्र किया। अभी आगे वो बाकी सारे जो फीमेल नॉवलिस्ट हैं वो विक्टोरियन एज के हैं, ठीक। उसके बाद जो प्रोज राइटर्स हैं उनमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक ट्रेंड आ गया है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी रोमांटिक एज कंप्लीट हो गई है। अब हम एक बहुत लंबी जो रेस है लिटरेचर की, लिटरेरी हिस्ट्री की, वो अब हम कवर कर चुके हैं। और मुझे बड़े उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत कुछ फ्रूटफुल मिला होगा। और अभी तक के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर काफ़ी कुछ ऐसा हो गया है कि हमारा, मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारा 40% जो पेपर है वो बिल्कुल कवर हो चुका है, ठीक है। 40% मैं बहुत ही इसको मुहतात करता हुआ 40% कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 10% की बजाय मैं 20% दे रहा हूँ कोर्स को, ठीक। तो कोर्स के अंदर 20% से मेरा ख्याल है अगर हम उसकी रेटिंग करते हैं तो इस तरह का हिसाब होगा। 40% आपका हिस्ट्री से आएगा, मेरी जो असेसमेंट है पेपर्स, पास्ट पेपर्स और ये सारा कुछ, और 20% हमारा कोर्स से होगा, और 20% पैडागोजी और जो लिंग्विस्टिक्स है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। अच्छा, और कोई एक आधी लिटरेरी टर्म भी आनी है, और उसके अलावा कोई थोड़ा बहुत वोकैबलरी का भी होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हम बहुत जो काम है वो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारे राइटर्स हैं उनके आपको वर्क्स के नाम ही अगर सिर्फ याद हों तो मेरा ख्याल काफ़ी है, क्योंकि कोई इतना राइटर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अब, ठीक है। और उनके बारे में आपने परेशान नहीं होना कि किसी राइटर का आपको याद नहीं अगर रहता, तो वही तरीक़ेकार से जिस तरह आप लोगों ने मुझे नोट्स दिखाए हैं, बहुत लोगों ने बड़े अच्छे भी जो है ना उसमें काम किया है कि आपने क्लियरली उसको डिफाइन कर दिया कि ये इस राइटर ने इतने वर्क्स लिखे हैं, और इस एज के ये राइटर्स ये हैं, प्रोज राइटर्स ये हैं, पोएट्री वाले ये हैं, इस तरह के, यानी कि सारे अलग अलग किए हैं। तो अब विक्टोरियन एज में आपको एक एसेज का कॉलम होगा, एक आपके पोएट्री का होगा, और ये भी इस तरह काम शुरू कर दें कि अगर मैं अगली असाइनमेंट मांगूँ तो आप सिर्फ अपनी पिक्चर्स ही मुझे जो आपने काम किया हुआ उसकी पिक्चर्स ही मुझे भेज दें। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, जो हमने काम करना था कोर्स से रिलेटेड। कोर्स से रिलेटेड हमारा जो आज का काम है वो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने समरीज जो है वो पढ़ लेनी है। 3-4 मैंने आपको क्लासिकल ड्रामा से रिलेटेड चीज़ें बताई थी। और क्लासिकल ड्रामा के अंदर जो फर्स्ट ड्रामा हम देखेंगे वो है एडिपस रेक्स। अच्छा जी, अब एडिपस रेक्स को अगर हम देखें, इसमें 3-4 चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो डिफरेंट हैं बाकी सारे ड्रामाज से। नंबर 1, इट इज़ अ ट्रिलॉजी, ठीक है। ये आप अब लिखते जाएं, या जो भी आपने इसके करना है वो आप कर लें। इट्स अ ट्रिलॉजी, और ट्रिलॉजी से कहते हैं जिसके अंदर 3 जो है ना वर्क्स हों, और 3 वर्क्स। ट्रिलॉजी एक और भी आपने मॉडर्न नॉवल के अंदर भी एक ट्रिलॉजी है, जो आपका कोर्स है ना मॉडर्न नॉवल, उसके अंदर भी ट्रिलॉजी है। किसी ने पढ़ी है वो? थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट भी ट्रिलॉजी है एक, यानी कि 3 नॉवल का एक सीरीज है, सीक्वेंस है 3 नॉवेल्स का। बाकी पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके, पढ़े हैं किसी ने? नहीं। अच्छा चलें, जब मॉडर्न नॉवल पे आएंगे वो भी बता दूंगा मैं आपको। इडिपस रेक्स मैंने बताया आपको कि ये मैं अब लिखने लगा हूँ ये सारा कुछ, इसलिए मैंने चैट आप लोगों की ऑफ किया। सवाल जब आपने पूछने होंगे मैं आपको अलाउ कर दूंगा। एडिपस इज अ ट्रिलॉजी, और ट्रिलॉजी का जो फर्स्ट हिस्सा है, कौन 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 से हिस्से हैं, अब आपने अगर बताना हो तो आप अपना माइक खोल के बता सकते हैं। वैसे एडिपस, इसके जो 2 हिस्से हैं, एडिपस रेक्स है एक तो, ठीक है, और एक है एडिपस एट क्लोनस, और एक इसका है एंटिगनी, ठीक है जी। इसे एंटीगॉन नहीं पढ़ना, एंटिगनी है ये, ठीक है। जिसने अगर कोई सवाल करना हो वो आप माइक खोल के सवाल कर लें, ठीक है। मैं चैट इसलिए ऑफ कर दी कि वो बार बार मुझे स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो एंटिगनी जो है, ये मैं चले वैसे ही आपको बता दूं, एंटिगनी जो है ये एडिपस की डॉटर का नाम है, ठीक है। एडिपस रेक्स जब चला जाता है वहां से, एडिपस जब चला जाता है तो उसके बाद किरियन जो है वो किंग बन जाता है, ठीक है। और किरियन के दौर में एंटिगनी के साथ फिर जो है ना वो काफी जुल्म होता है। एडिपस जो है वो कहाँ का किंग है? थीब्स का। कुछ लोग इसे थीबीस भी पढ़ते हैं।
थीब्स का यहाँ का किंग है ये, फादर का नाम इसके किंग लायस है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग किंग लायस की स्पेलिंग जो है वो हो सकता है किसी और तरह आपने पढ़े हो, और इसकी स्टोरी अगर आप लोगों ने पढ़ ली हुई है, समरी आप लोगों ने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ी हुई है। और एडिपस थीब्स पे आने से पहले किधर रहता है, कॉरिंथ में। ये इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी है। और इसका वहां पे जो किंग है उसका नाम क्या है, पॉलीबस। पॉलीबस ही है ना, अगर ये मैं गलत बता रहा हूँ तो आप माइक खोल के बता दीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसको किंग क्यों बनाया गया थीब्स का, क्योंकि ही आंसर्ड द रिडल ऑफ स्फिंक्स। अच्छा, स्फिंक्स जो है ना, मैं ये भी बता दूं आपको, स्फिंक्स दो हैं माइथोलॉजी में, दो स्फिंक्स हैं। एक इजिप्शियन स्फिंक्स है जिसका कहाँ पे मुजस्मा लगा हुआ है, एहराम मिस्र के सामने, पिरामिड्स के सामने। और ये ग्रीक स्फिंक्स है, ठीक है, वो अफ्रीकन है। इजिप्ट जो है अफ्रीका में है, वो अफ्रीकन है। और ये जो है ग्रीक स्फिंक्स है। और ग्रीक स्फिंक्स क्या करती है, ये रिडल पूछती है और जो इसका जवाब नहीं देता ये उसको खा जाती है, ठीक है। और इडिपस, owing to his intelligence and his inquisitive nature, he answers the riddle of Sphinx and Sphinx dies, ठीक है। रिडल क्या थी कि कौन सी ऐसा क्रीचर है जो सुबह के वक्त दो टांगों पे चलता है, शाम दोपहर के वक्त सॉरी सुबह के वक्त चार टांगों पे चलता है, दोपहर के वक्त दो टांगों पे चलता है और शाम के वक्त तीन टांगों पे चलता है। तो एडिपस ने इसका जवाब दिया कि वो मैन है, कि बचपन में रींगता है, वो क्रॉल करता है, जवान होता है यानी कि जो मिडिल एज उसकी आती है तो उसमें वो चलता है, और जो शाम यानी कि बुढ़ापा होता है तो उसमें वो एक लाठी के सहारे चलता है, ठीक है। ये जब उसने जवाब दिया तो उन्होंने उसको वो खुद जो है ना वो मर गई। और इडिपस के बारे में एक प्रोफेसी की गई थी, और प्रोफेसी क्या थी कि ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। और इसकी जो मदर थी उसका नाम है जोकास्टा। और ये अब होता क्या है कि जब ये थीब्स वापस आता है, और ये वहां से कोरिंथ से भागा क्यों था, क्योंकि इसे पता लग गया था कि मैंने ये काम करना है, और इसने कहा कि मैं अपने फादर को मार नहीं सकता, और मैं अपनी जो उसकी, इसको नहीं पता था कि वो मेरे रियल फादर और मदर नहीं है, जो कोरिंथ के जो लोग हैं यानी कि पॉलीबस और उसकी वाइफ। तो ये वहां से निकलता है, और जब वहां से इधर आता है तो इधर रास्ते में किंग लायस के साथ इसकी लड़ाई होती है, इसको मार देता है, इसे नहीं पता। और जब ये एंटर होने लगता है, थीब्स की तरफ एक रास्ता जा रहा होता है, एक रास्ता दूसरे इलाके की तरफ जा रहा होता है, ये थीब्स वाला रास्ता चुनता है, और स्फिंक्स इसको सामने आती है, और फिर जब उसकी रिडल जो है सॉल्व कर देता है। और वहाँ के लोगों ने ये सोचा हुआ था कि अब जो बंदा आएगा, जो रिडल सॉल्व करेगा स्फिंक्स की, उसको हम किंग बनाएंगे। और किंग के लिए ज़रूरी था कि जो प्रीवियस किंग है उसकी माल दौलत भी उसका हो जाता था, उसके बच्चे भी और उसकी बीवी भी, ठीक है। ये सारा कुछ उनके लिए मैंडेटरी था। और जब ये सारा कुछ हुआ तो उसने विलिंगली सब चीज़ों से एग्री कर लिया, और उसकी प्रोफेसीज जो है वो फेल हो गई। टायरीजिया इसमें एक प्रॉफिट का रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रॉफिट ये किस सेंस में है, जो फ्यूचर को देखता है और पास्ट को जानता है, ठीक है। टायरीजिया के बारे में, जो टायरीजिया का मिथ है, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। टायरीजिया का मिथ ये है कि ही नोज द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड which were previously known only to the gods. And why this happened? Because he lived his life as a male for some years and as a female for some years, ठीक है। और ये किस तरह पॉसिबल हुआ, ये सारा कुछ आप जो है ना वो पढ़ लीजिएगा। तो टेरेजिया इसीलिए अकल का जो है उनके लिए एक समुंदर है, और ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड प्रॉफिट है, लेकिन ही इज द सीयर, मतलब फ्यूचर में देख लेता है, आइज तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में देख लेता है, ठीक है। और क्रियॉन जो है वो एक और करेक्टर है जो इसका ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, क्रेयॉन। तो ये मेरा ख्याल है इसके अंदर, और इसके अलावा कोई ऐसी जो है ना चीज़ नहीं है। कोरस का आपको पहले ही पता है कि कोरस क्या होता है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो लिटरेरी टर्म है ड्रामेटिक आयरनी, वो इसने यूज़ की है। और ड्रामेटिक आयरनी ये होती है कि ऑडियंस को पता होता है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन जो ड्रामा के अंदर परफॉर्मर्स हैं उनको नहीं पता होता कि ये क्या हकीकत क्या है इस सब के अंदर, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। और बड़ा एक ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आता है ड्रामा के ऊपर, कि ऑडियंस जो है वो इस शशो पंच में होती है, बल्कि इस
टेंशन में होती है कि अब ये हीरो को पता लग जाए इस चीज का, क्योंकि इंसानों के अंदर ये एक होता है कि जब भी कोई एक बंदा अपनी तबाही के करीब जा रहा है और प्रोटैगनिस्ट के साथ आपकी एक एसोसिएशन डेवलप हो गई है, तो ज्यादा ऑडियंस के अंदर आता है कि ये बच जाए, लेकिन बचना उसका पॉसिबल नहीं होता। अच्छा जी, दूसरा अब हम नॉवल करते हैं, ड्रामा जो है वो हम करते हैं, वो है ओथेलो। और ओथेलो के बारे में, ओथेलो का जो टाइटल है वो क्या है, मोर ऑफ वेनिस, ये इसका टाइटल है। इसे मूर नहीं पढ़ना, मोर है, ऑफ वेनिस। ड्रामा टेक्स प्लेस इन वेनिस एंड इन साइप्रस। मेन एक्शन, अगर सवाल आता है कि मेन एक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो वो साइप्रस में हो रहा है, क्योंकि जो डेथ्स हैं, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किलिंग, डेथ। और डेथ्स कहाँ पे हो रही हैं, सारी डेथ्स जो हुई हैं वो सब की सब साइप्रस में हुई हैं। डेस्डेमोना, रॉड्रिगो, पियागो, सॉरी, ओथेलो, तीनों जो डेथ हैं वो उधर है। इसके बाद अगर आप चलें कि ये कहाँ से था, तो ये ब्लैक मोर है। और इसने अपना जनरल किसे बनाया हुआ है, कैसियो को। और एक इसका फ्रेंड और इसका ऑर्डरली आप कह लें वो एआगो है। और एआगो के बारे में आपको पता है कि उसकी क्या सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्या है, आई एम नॉट व्हाट आई एम। ठीक है जी। और ये किसके अगेंस्ट है, असल ये बड़ी, इसने शेक्सपियर ने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये लिखी है, ये स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है जो बाइबल के अंदर मौजूद है कि गॉड के बारे में जब पूछा गया तो गॉड ने कहा आई एम व्हाट आई एम। ठीक है। तो सेटन जो है वो ये कहता है आई एम नॉट व्हाट आई एम, क्योंकि वो हमें कुछ और दिखाता है, होता कुछ और है। लेक्चर अभी ज्वाइन करते हैं दोबारा।